66 मिलियन साल पहले की धरती पर एक ऐसी दुनिया थी जहां डायनासोर और आसमान के दिग्गज दोनों का राज था। लेकिन इस कहानी का हीरो न तो टी-रेक्स था और न ही वेलोसिरैप्टर, बल्कि एक उड़ने वाला दैत्य था जिसका नाम था हैट्ज़ेगोप्टेरिक्स। अब आप सोच रहे होंगे, क्या डायनासोर के समय सचमुच कोई उड़ने वाला जीव था? हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ उड़ने वाला ही नहीं, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले जानवरों में से एक था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा रिप्टाइल जिसके पंख 11 से 12 मीटर तक फैल जाते थे, यानी एक छोटे हवाई जहाज जितने, और जिसकी ऊंचाई जिराफ के बराबर थी। बस सोचिए, आप जंगल में चल रहे हों और अचानक सामने जिराफ आकार का शिकारी खड़ा हो जो अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ जाए। रोमांचक है ना? लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि आखिर कैसे एक उड़ने वाला रिप्टाइल इतना बड़ा हो गया? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि बाकी प्टेरोसॉर जहाँ केवल आसमान के शिकारी थे, वहीं ये जीव जमीन पर भी इतना खतरनाक कैसे बन गया? तो इसका जवाब समझने के लिए हमें चलना होगा लेट क्रिटेशियस के यूरोप में, यानी आज का रोमानिया। उस समय ये इलाका एक अलग ही दुनिया था, जहां मौजूद था एक विशेष द्वीप, हैट्ज़ेग आइलैंड, जो तेथिस सागर के पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ था। ये द्वीप छोटा था, लेकिन यहां प्रकृति के नियम बिल्कुल अलग तरीके से काम करते थे। संसाधन सीमित थे, इसलिए डायनासोर छोटे होते गए, जैसे टेलमैटोसॉरस और स्ट्रुथियोसॉरस। लेकिन जब बाकी सब छोटे होते गए, हैट्ज़ेगोप्टेरिक्स ने जैसे फैसला कर लिया, मैं तो बड़ा ही बनूंगा। और सचमुच वो बना भी, इस द्वीप का शीर्ष शिकारी। अब आते हैं इस शोध के उद्देश्य पर। यह सिर्फ एक जीव का अध्ययन नहीं, बल्कि प्राग ऐतिहासिक दुनिया की खिड़की है। पहला उद्देश्य यह समझना है कि द्वीप के अलगाव ने हैट्ज़ेगोप्टेरिक्स को कैसे आकार दिया, कैसे एक सामान्य प्टेरोसॉर बदलकर एक मांसल और ताकतवर शिकारी बन गया। दूसरा उद्देश्य है उसकी शरीर रचना को जानना, उसकी खोपड़ी, गर्दन मांसपेशियां और उनकी तुलना करना उसके कजिन क्वेट्ज़लकोट्लस से। और तीसरा, शायद सबसे अहम उद्देश्य है यह समझना कि हैट्ज़ेगोप्टेरिक्स जैसे जीव हमें पारिस्थितिकी और विकास के बारे में क्या सिखाते हैं। कैसे एक द्वीप का अलग माहौल अजीब और कभी-कभी विचित्र जीवों को जन्म देता है, और कैसे एक एस्टेरॉयड के प्रकोप ने एक पल में ऐसे दिग्गजों का अध्याय हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जो आसमान का राजा था और जमीन पर भी शीर्ष शिकारी, वो भी एक ही पल में विलुप्त हो गया। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि हैट्ज़ेगोप्टेरिक्स सिर्फ एक उड़ने वाला रिप्टाइल नहीं था, बल्कि ये एक चेतावनी भी था। एक चेतावनी कि दुनिया का शासन कितना नाजुक होता है और कैसे प्रभुत्व एक पल में गायब हो सकता है। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन की। 1970 के दशक में जब रोमानिया में पैलियोंटोलॉजिस्ट्स को इसके फॉसिल्स मिले, तो सब पहले हैरान और कंफ्यूज हो गए। इतनी बड़ी और मजबूत हड्डियां देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये किसी थेरोपॉड डायनासोर का हिस्सा होगा, क्योंकि सच कहूं तो उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किसी उड़ने वाले रिप्टाइल की हड्डियां इतनी मजबूत हो सकती हैं। लेकिन समय के साथ और नई खोजों के बाद 2002 में 3 पैलियोंटोलॉजिस्ट्स एरिक बुफेट, डैन ग्रिगोरेस्कू और ज़ोल्टन साइकी ने आखिरकार इसे नया नाम दिया, हैट्ज़ेगोप्टेरिक्स स्तंभेमा। और सच कहें तो ये नाम आज भी किसी मॉन्स्टर जैसा लगता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जीव वास्तव में एक मॉन्स्टर ही था। अब आइए समझते हैं इसका साइज। इसका पंख फैलाव 11 से 12 मीटर तक जाता था, यानी एक छोटे विमान जितना, और इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर थी, यानी जिराफ के बराबर।
अब सोचिए, एक जिराफ जितना बड़ा शिकारी जो ना सिर्फ जमीन पर खड़ा हो सकता था बल्कि आसमान में भी उड़ सकता था। सिर्फ ये सोचकर ही रोमांच हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हेक्सेगोप्टेरिक्स अपने परिवार अस्टार्चिड से काफी अलग था। उसका कजिन क्वेट्ज़लकोट्लस लंबी और पतली गर्दन वाला था, एक तरह से शाही और शानदार शिकारी, जबकि हेक्सेगोप्टेरिक्स इसका बिल्कुल उल्टा था। इसकी गर्दन छोटी मोटी और बेहद मजबूत थी, जिसमें भारी हड्डियां और ताकतवर मांसपेशियां भरी हुई थीं, ताकि ये बड़े से बड़ा झटका भी सह सके। मतलब अगर ये अपने शिकार पर वार करता था तो उसकी गर्दन की ताकत उस प्रहार को बिना किसी नुकसान के झेल सकती थी। सबसे हैरत अंगेज चीज थी इसका सिर लगभग 3 मीटर लंबा, यानी एक छोटे घर के दरवाजे जितना। लेकिन ये सिर सिर्फ बड़ा ही नहीं था, बल्कि उसकी बनावट भी अनोखी थी। इसकी खोपड़ी का ढांचा खोखला और हल्का था, जैसे थर्मोकॉल, लेकिन साथ ही इतना मजबूत कि शिकार को चीर सके। मतलब ये था एक घातक मिश्रण, हल्कापन उड़ान के लिए और मजबूती शिकार के लिए। क्या ये प्रकृति की चतुराई का कमाल नहीं था? अब सोचिए, एक ऐसा जीव जो उड़ भी सकता था पर जमीन पर भी राज कर सकता था। उसके पंख और पैर सिर्फ उड़ान भरने के लिए नहीं, बल्कि स्थिरता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी बने थे। यानी हेक्सेगोप्टेरिक्स लंबी दूरी का मुसाफिर नहीं था जैसे कुछ और पेटेरोसॉर, बल्कि ये छोटी लेकिन ताकतवर उड़ानें भरता था, एक जंगल से दूसरे जंगल तक, एक नदी से दूसरे शिकार स्थल तक, और बीच में जमीन पर छोटे डायनासोर और अन्य रेप्टाइल्स का शिकार करता था। हेक्सेग आइलैंड का दृश्य भी अलग और दिलचस्प था। वहां छोटे छोटे डायनासोर जैसे टेलमेटोसॉरस और स्ट्रथियोसॉरस, छोटे पेरोसॉर और मगरमच्छ जैसे रेप्टाइल्स सब इसी पर्यावरण में रहते थे। लेकिन शिकारी का ताज सिर्फ एक ही के सिर पर था, हेक्सेगोप्टेरिक्स। मतलब अगर आप उस द्वीप पर एक छोटा डायनासोर होते तो आपका सबसे बड़ा डर सिर्फ एक चीज होती, हेक्सेगोप्टेरिक्स। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका वजन लगभग 250 किलो यानी करीब 550 पाउंड तक होता था। और दिलचस्प बात यह है कि शायद ही अपने कजिन क्वेट्ज़लकोट्लस से भी ज्यादा भारी था। यानी यह संभव है कि दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव क्वेट्ज़लकोट्लस नहीं, बल्कि ट्रांसिल्वेनिया का ये असली मॉन्स्टर था। रोमांचक बात यह है कि विज्ञान आज भी इस सवाल पर बहस कर रहा है, आखिर असली आसमान का राजा कौन था? लेकिन जो भी नतीजा हो, एक बात पक्की है, हेक्सेगोप्टेरिक्स सिर्फ एक उड़ने वाला रेप्टाइल नहीं था, ये एक शिकारी दानव था। एक ऐसा डरावना सपना जो आसमान और जमीन दोनों का मालिक था। और जब तक एस्ट्रॉइड ने सब कुछ खत्म नहीं किया, इसका राज चलता रहा। दोस्तों, जरा इमेजिन करो, आप एक छोटे प्लेन में उड़ रहे हो, नीचे हर तरफ गहरा समुंदर फैला हुआ है और बीच में एक अकेला आइलैंड खड़ा है, एकदम आइसोलेटेड, मिस्टीरियस और फुल ऑफ लाइफ। यही है हैटेग आइलैंड, लगभग 66 मिलियन साल पहले का ट्रांसिल्वेनिया। इसका साइज आज के आयरलैंड के बराबर था और चारों तरफ सिर्फ माइटी तीथी सी का पानी था। ये जगह टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण पहाड़ों से घिरी थी और क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल, मतलब कभी गर्मी तो कभी तेज बरसात। यहाँ ब्रॉडलिव फॉरेस्ट्स, स्वैम्प्स और ब्रेडेड रिवर्स मिलकर एक पैराडाइज जैसा इकोसिस्टम बनाते थे। लेकिन याद रखिए, पैराडाइज हमेशा पीसफुल नहीं होता क्योंकि इस आइलैंड पर नेचर के रूल्स अलग ही चल रहे थे। यहाँ इवोल्यूशन अपने अलग ही खेल खेल रही थी। जब किसी जगह पर रिसोर्सेज लिमिटेड हो, खाना कम हो और जगह भी छोटी हो, तो बड़े जानवरों के पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है, छोटा होना। इसे कहते हैं इंसुलर ड्वार्फिज्म, एक सर्वाइवल रूल जो अक्सर सिर्फ आइलैंड्स पर ही दिखता है।
जैसे आज कुछ आइलैंड्स पर ड्वार्फ एलिफेंट्स मिलते हैं जो अपने मेनलैंड वाले कजिन्स से आधे साइज के हो गए। ठीक वही नियम अप्लाई हुआ हैटेग आइलैंड पर डायनासोर के साथ। रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ आपको मिनी वर्जन डायनासोर मिले, टाइटनोसॉर मेगैरोसॉरस, जो मेनलैंड पर जायंट होता था, यहाँ हाफ साइज का रह गया। हेड्रोसॉर टेलमेटोसॉरस, इग्वानोडोंट ज़ैलामॉक्सिस और आर्मर डायनासोर स्ट्रूथियोसॉरस सभी अपने मेनलैंड के रिश्तेदारों से आधे आकार के। यानी आइलैंड एक तरह से लिविंग लेबोरेटरी बन चुका था, जहां नेचर का फॉर्मूला साफ था, छोटे रहो और सरवाइव करो। लेकिन अब सोचिए प्रेडेटर्स का क्या हुआ। नॉर्मली मेनलैंड पर आपको हमेशा बड़े थेरोपॉड्स मिलते हैं, टी-रैक्स जैसे हंटर्स जो फूड चेन के टॉप पर होते हैं। लेकिन हैटेग आइलैंड पर कोई बड़ा थेरोपॉड था ही नहीं। यानी इकोसिस्टम में एक ऐसा वैक्यूम था, एक खाली कुर्सी जिस पर कोई बैठने वाला ही नहीं था। और इसी गैप को भरने के लिए एक फ्लाइंग मॉन्स्टर सामने आया, हैटेगोप्टेरिक्स। अब सोचिए इस आइलैंड पर सब छोटे डायनासोर थे और उनके ऊपर खड़ा था एक जिराफ साइज का प्टेरोसॉर। वो ना सिर्फ स्काई का मास्टर था, बल्कि जमीन पर भी उनका सबसे बड़ा दुश्मन। इसका रोबस्ट स्कल और पावरफुल नेक एकदम परफेक्ट बने थे छोटे डायनासोरों को मार गिराने के लिए। ये अपने शिकार को स्टैब करता, क्रश करता और बड़े से बड़ा प्रे भी हैंडल कर लेता, चाहे वो टेलमेटोसॉरस हो या स्ट्रूथियोसॉरस। लेकिन हैटेग आइलैंड का इकोसिस्टम सिर्फ प्रेडेटर और प्रे तक लिमिटेड नहीं था। यहाँ छोटे छोटे प्टेरोसॉर्स भी रहते थे, जो शायद कीड़े या मछलियां खाते थे। वहीं क्रोकोडाइल जैसे रिप्टाइल्स नदियों और दलदलों में अपनी अलग भूमिका निभाते थे। हर प्रजाति ने अपना अपना निच ऑक्यूपाई कर रखा था, जिससे एक बैलेंस बना रहता था। और इस पूरी फूड वेब के बीच में सबसे ऊपर सुप्रीम रूलर था हैटेगोप्टेरिक्स। सोचिए एक ऐसा सिस्टम जहां बाकी सारी स्पीशीज रिसोर्सेज की कमी से एडजस्ट करके छोटी हो गईं, लेकिन एपेक्स प्रेडेटर ने उल्टा रास्ता चुना। उसने ग्रोथ को अपनाया। यही कॉन्ट्रास्ट हैटेग आइलैंड को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। एक तरफ ड्वार्फ्स और दूसरी तरफ जायंट्स। तो हैटेग आइलैंड सिर्फ एक आइलैंड नहीं था, ये एक इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था। एक छोटी सी दुनिया जहां रूल्स अलग लिखे गए थे, और उन्हीं रूल्स ने जन्म दिया एक ऐसे मॉन्स्टर को जो स्काई और लैंड दोनों पर राज करता था। अब इमेजिन कीजिए एक जंगल, घास हल्की सी हिल रही है और अचानक सामने आता है एक जायंट प्रेडेटर। लेकिन ये टी-रेक्स नहीं है, ये है एक फ्लाइंग रिप्टाइल, हैटेगोप्टेरिक्स। ये क्रिएचर सिर्फ आसमान का रूलर नहीं था, बल्कि जमीन का भी किंग था। इसकी हंटिंग स्ट्रैटेजीज एकदम डुअल थीं, यानी ये ग्राउंड और एयर दोनों पर पूरी तरह अडेप्टेड था। जमीन पर इसका सबसे बड़ा हथियार था इसका स्कल, एक रे-इन्फोर्स्ड 2.5 मीटर लंबा स्कल जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये अपने शिकार को स्पीयर कर सकता था, क्रश कर सकता था और जरूरत पड़ने पर सफोकेट भी कर सकता था। इसके पावरफुल नेक मसल्स हर अटैक को और भी खतरनाक बना देते थे। मतलब अगर कोई ड्वार्फ डायनासोर इसके सामने आ जाता तो उसके बचने का चांस लगभग 0 था। डाइट की बात करें तो हैटेगोप्टेरिक्स पूरी तरह से अपॉर्चुनिस्ट था। जो भी हाथ लगता वही इसका शिकार बन जाता। ड्वार्फ डायनासोर जैसे टेलमेटोसॉरस छोटे रिप्टाइल्स और कभी-कभी अपने ही रिलेटिव्स यानी दूसरे। लेकिन ये राज ज्यादा देर तक नहीं चला। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक कैटास्ट्रॉफी आई, वही जो हम सब जानते हैं, क्रिटेशियस पैलियोगेन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से। एक विशाल एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट जिसने पूरी दुनिया का क्लाइमेट, इकोसिस्टम और फूड चेन बदल दी। डायनासोर्स, बड़े रिप्टाइल्स और पेटेरोसॉर्स सब गायब हो गए।
इसमें हेडज़ेगोप्टेरिक्स भी शामिल था। एक पल में जो प्राणी स्काई और लैंड दोनों पर राज करता था, वो सिर्फ एक साइलेंट फॉसिल बनकर रह गया। क्या ये चौंकाने वाला नहीं है? एक ऐसा रिमाइंडर कि डोमिनेंस चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना लगे, एक ही कॉस्मिक इवेंट सब कुछ मिटा सकता है। आज के समय में हेडज़ेगोप्टेरिक्स हमें एक और अहम सबक देता है। साइंस के वे नियम जिन्हें हम कभी अडिग मानते थे, जैसे कि एक फ्लाइंग एनिमल एक निश्चित साइज से बड़ा नहीं हो सकता, इस क्रिएचर ने उन सब को चैलेंज कर दिया। ये साबित करता है कि नेचर एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट करता है और अक्सर वे एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल भी होते हैं। साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाता है कि जब आइसोलेशन, एनवायरनमेंट और इवोल्यूशन साथ आते हैं तो वे ऐसे जीव पैदा कर सकते हैं जो चौंकाने वाले, अजीब और लगभग असंभव लगते हैं। हेडज़ेग आइलैंड का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था हेडज़ेगोप्टेरिक्स, और फिर एक एस्टेरॉयड ने एक ही पल में उस एक्सपेरिमेंट पर विराम लगा दिया। तो दोस्तों, जब हम हेडज़ेगोप्टेरिक्स को देखते हैं तो हम सिर्फ एक फ्लाइंग रिप्टाइल्स नहीं देखते, हम देखते हैं एक कहानी ताकत की, अडेप्टेबिलिटी की और नाजुकता की। ये हमें सिखाता है कि इस धरती का किंग बन जाना कभी भी परमानेंट नहीं होता, चाहे वो डायनासोर हो, टेरोसोर हो या फिर हम इंसान। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाइए क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा नॉलेज भी, एंटरटेनमेंट भी और थोड़ा सा फन भी। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।